अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन रज़ा है एंड आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्लोबलाइज़ेशन कि ग्लोबलाइज़ेशन क्या है और ये किस प्रिंसिपल पे बेस करता है, क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे और इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है। सबसे पहले जो बात समझने की है कि ग्लोबलाइज़ेशन जिस प्रिंसिपल पे बेस करता है वो टाइम एंड स्पेस कंप्रेशन है। यानी इसमें टाइम और जो स्पेस होता है वो कंप्रेस हो जाता है इसमें। अब इसकी एग्ज़ाम्पल अगर आप देखना चाहें, तो इस तरह से देख सकते हैं कि आप दुनिया के किसी और कोने में बैठे हैं, मैं किसी और कोने में बैठा हूँ। लेकिन विदाउट एनी हर्डल, ना टाइम का कोई मसला है और ना ही स्पेस का मसला है, हम आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इसमें टाइम और स्पेस जो है वो कंप्रेस हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे सुना होगा कि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन गई है। क्योंकि हमारा इतना आसान हो गया है इसमें, इंटरैक्शन इतना आसान हो गया है इसमें हमारा कि अब इसको ग्लोबल विलेज के नाम से जाना जाता है कि बहुत ईज़ी मीडियम्स आ गए हैं, बहुत सोर्सेज़ आ गए हैं जिसके थ्रू हम लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये ग्लोबलाइज़ेशन की प्रिंसिपल कहते हैं। इसमें कंप्रेस हो जाता है टाइम और आपकी जो स्पेस है वो वाली इसमें। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट इसमें समझने वाली है कि इसमें कुछ चीज़ें कंप्रेस होती हैं, ठीक है? और कुछ चीज़ें जो वो एक्सपैंड भी हो रही हैं। कुछ चीज़ें कंप्रेस हो रही हैं और कुछ इसके साथ एक्सपैंड भी हो रही हैं। कंप्रेस क्या हो रहा है? आपका टाइम और आपका जो स्पेस है, वो कंप्रेस हो जाता है इसमें। कम हो जाते हैं फ़ासले, टाइम कम हो जाते हैं और हम कम टाइम में मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में अपनी बात पहुँचा सकते हैं, राब्ता कायम कर सकते हैं, इंटरैक्शन बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो काम एक्सपेंशन का है पॉइंट इसमें, एक्सपेंशन किस चीज़ की हो रही है? बिज़नेसेस की हो रही है, मार्केट्स की हो रही है, आइडियाज़ की हो रही है, पूरी दुनिया में चीज़ें फैल रही हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो ग्लोबलाइज़ेशन है वो 2 प्रिंसिपल्स पे है। एक तो टाइम एंड स्पेस कंप्रेशन, कि टाइम और स्पेस जो है वो कंप्रेस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं आपके, ठीक है? इतने रिसोर्सेज़ और इस तरह के मीडियम्स आ गए हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सपेंशन की, तो एक्सपेंशन किस चीज़ की? मार्केट की एक्सपेंशन हो रही है इसमें। इसमें आपके आइडियाज़ की एक्सपेंशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, मार्केट्स, वर्ल्ड इकोनॉमी की, ठीक है? तो इस लिहाज से ये दोनों प्रिंसिपल्स पे बेस करती है आपकी जो ग्लोबलाइज़ेशन होती है। अच्छा, अब ग्लोबलाइज़ेशन की अगर आप लोग हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, अच्छा उससे पहले हम लोग एक और पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं यहाँ पे कि पैरेलल 2 चीज़ें चलती हैं, एक इंटरनेशनलाइज़ेशन कहा जाता है एक को और एक ग्लोबलाइज़ेशन कहा जाता है। आम तौर पर ये बात समझी जाती है कि ये एक ही पैराए में दोनों को लिया जाता है, इंटरनेशनलाइज़ेशन को और ग्लोबलाइज़ेशन को। लेकिन इसमें थोड़ा डिफ़रेंस है। डिफ़रेंस किस चीज़ का है इसमें? आप इस तरह से देख सकते हैं कि इंटरनेशनलाइज़ेशन में क्या होता है, इसमें चीज़ें जो प्रोडक्ट्स होती हैं एक कंपनी की, वो बाहर भेजती हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उसे भेजा जाता है। एक कंपनी है, उसका एक ऑफ़िस है कंट्री में, उसे और बढ़ाती है, ग्रो करती है कंपनी, उसके ऑफ़िसेज़ दुनिया की दूसरी ममालिक में भी जाके बना देते हैं उसमें। इसी इसकी एक बहुत ही सिंपलेस्ट ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से कह सकते हैं कि इंटरनेशनलाइज़ेशन में एक्सपेंशन होती है, लेकिन अगर ग्लोबलाइज़ेशन की आप लोग बात करते हैं, तो उसमें इंटीग्रेशन भी होती है और इंटरडिपेंडेंस भी होती है। ग्लोबलाइज़ेशन का एक पार्ट ही आप समझेंगे इंटरनेशनलाइज़ेशन होती है, लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जब जाते हैं, तो इंटरनेशनलाइज़ेशन में आप एक्सपेंशन देखेंगे, लेकिन ग्लोबलाइज़ेशन में एक्सपेंशन के साथ-साथ आप लोग उसमें इंटीग्रेशन और उसमें इंटीग्रेशन के साथ-साथ आप इंटरडिपेंडेंस भी देखेंगे। अब इंटरडिपेंडेंस क्या होता है? आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब 2 मुख्तलिफ कंपनीज़ आपस में उनका जॉइंट वेंचर हो जाए, अगर वो मिल के काम करती हैं, या 2 स्टेट्स के दरमियान में कुछ इस तरह के एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, कुछ इस तरह के अकॉर्ड्स हो जाते हैं कि वो मिल के काम करते हैं, यानी कि एक-दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आप किसी स्टेट को देते हैं, उसके बदले वो फैसिलिटेट आपको करता है, ठीक है? एक इंटरडिपेंडेंस बन जाती है आप दोनों की स्टेट्स की या 2 कंपनीज़ की आप लोग कह सकते हैं इसमें। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इंटरनेशनलाइज़ेशन में सिर्फ़ एक्सपेंशन है, आप कह सकते हैं, लेकिन ग्लोबलाइज़ेशन में एक्सपेंशन के साथ-साथ इंटीग्रेशन और इंटरडिपेंडेंस का एलिमेंट जो है वो भी उसमें शामिल हो जाता है इसमें। तो ये बेसिक जो डिफ़रेंस है कि इंटरनेशनलाइज़ेशन में और आपकी जो ग्लोबलाइज़ेशन है उसमें। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, कि इसके के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की आराएँ पाई जाती हैं, कि ग्लोबलाइज़ेशन का स्टार्ट कहाँ से हुआ, किस तरह से हुआ। मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स इसके बारे में मुख्तलिफ़ वजूहात इसकी लिखते हैं, मुख्तलिफ़ रीज़न्स लिखते हैं, मुख्तलिफ़ वो चीज़ों को बताते हैं कि किस तरह से ग्लोबलाइज़ेशन का स्टार्ट हुआ था, इब्तिदा हुई थी, इनिशिएट हुई थी ये चीज़ें। अब कुछ लोग जो हैं, कुछ स्कॉलर्स जो हैं, वो इस बारे में बात करते हैं कि इसका स्टार्ट जो है ग्लोबलाइज़ेशन का, वो होता है फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल से।
यानी कि ज़वाल हुआ जब कुस्तुननिया का, या जिसे आप इस्तांबुल भी कहते हैं, तरकिया भी कहते हैं आप। अब इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब 1453 में, सॉरी, 1453 में जब रोमन एम्पायर को हार हुई थी और उसकी जगह उसको हरा के उसके ऊपर उस एरिया पे, जिसे बाद में फिर सल्तनत उस्मानिया कहा गया, उस खत्ते पर जिसका कब्जा हुआ, वो फिर ऑटोमन एम्पायर बनी थी। तो ऑटोमन्स ने जब वहाँ पे एक हुकूमत कायम की रोमन्स को हरा के, तो उस जगह पे उन्होंने आते ही फिर पानी के जो ट्रेड रूट्स थे, जिनसे रोमन्स और जो यूरोप था वो ट्रेड करता था एशिया तक, तो वो रास्ते उन्होंने बंद कर दिए उनकी ट्रेड के लिए, यूरोप के लिए। तो उसके बाद फिर यूरोपियन जो थे, उन्हें ऑल्टरनेट कुछ रास्ते चाहिए थे एशिया तक अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए। उसके लिए उन्होंने फिर ऑल्टरनेट वेज़ ढूँढे, मुख्तलिफ इलाकों को एक्सप्लोर किया एशिया तक पहुँचने के लिए। कुछ स्कॉलर्स लिखते हैं कि वो शायद इब्तिदा थी ग्लोबलाइज़ेशन की, कि उन्होंने नए-नए रास्ते तलाश किए, मुख्तलिफ जगहों तक उन्हें एक्सेस मिला और एक्सप्लोरेशन, और ये सारी चीज़ें जो हैं, वो उसके बारे में कहते हैं कि शायद वो एक ग्लोबलाइज़ेशन का आगाज़ हो सकता है। लेकिन कुछ जो स्कॉलर्स हैं इसके बारे में लिखते हैं, वो कुछ और लिखते हैं। वो कहते हैं कि जब कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ़्त करने के लिए जब हुआ, तो एक सफ़र जो उसके लिए उन्होंने शुरू किया था 1492 में। वो एक दौर था एक्सप्लोरेशन का, कि एक्सप्लोर किए मुख्तलिफ एरियाज़ को उसने, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो इलाके उसने एक्सप्लोर किए, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से गुज़रता हुआ वहाँ तक पहुँचा। तो वो कुछ स्कॉलर्स उसके बारे में कहते हैं कि वो शायद इब्तिदा थी ग्लोबलाइज़ेशन की। लेकिन मुख्तलिफ स्कॉलर्स मुख्तलिफ आराएँ इसके बारे में लिखते हैं, मुख्तलिफ उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं कि कब ग्लोबलाइज़ेशन का स्टार्ट हुआ। लेकिन समझने की बात ये है कि कोई भी एग्ज़ैक्टली ये नहीं बता सकता आपको कि ग्लोबलाइज़ेशन का स्टार्ट कहाँ से हुआ था, किस तरह से हुआ था। क्योंकि हम थोड़ा-सा इससे और पीछे चले जाएँ, इन दोनों मिसालों से, जो हमने बात की ऑटोमन एम्पायर की और जो कोलंबस का सफ़र था। उससे पहले की हम लोग बात कर लें, तो चीज़ें समझने की कुछ स्कॉलर इस बारे में ये भी लिखते हैं कि इससे पहले जो हमारा रावलपिंडी से लेके टैक्सला तक का जो गंधारा सिविलाइज़ेशन है, वो बहुत अहम गर्दानी जाती है इसमें। क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी एक हाई लेवल, अ, वर्ल्ड क्लास एक यूनिवर्सिटी भी थी टैक्सला में उस टाइम पे। मुख्तलिफ दुनिया से जो स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पर पढ़ने के लिए, एजुकेशन के पर्पज़ के लिए आते थे। अ, तो ये भी कहा जाता है कि वो भी ग्लोबलाइज़ेशन का ही एक एग्ज़ाम्पल इसको कोट किया जाता है, कि वहाँ पे स्टूडेंट्स का आना दूसरे ममालिक से। और इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं, कुछ स्कॉलर इस बारे में कुछ और एग्ज़ाम्पल्स भी लिखते हैं इसके बारे में। वो कहते हैं कि इससे पहले भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स के जो ट्रेडर्स थे या जो लोग थे, उनके ताल्लुकात और अरब ट्रेडर्स जो थे, उनके ताल्लुकात हमारे इस खित्ता पाकिस्तान का इलाके जो में जो रहने वाले ट्राइबल जो ट्राइब्स हैं, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अब इसकी मिसाल वो इस तरह से देते हैं कि जो गज़वात अरब की सरज़मीन पर लड़े गए, उनमें जो हथियार इस्तेमाल होते थे, वो हमारे खित्ता सिंध से बनकर जाते थे। यहाँ के कबाइल जो हैं वो इस तरह के हथियार बनाने में बहुत ही माहिर समझे जाते थे। और स्पेशली एक ज़िक्र उनका जो एग्ज़ाम्पल वो वहाँ पे लिखते हैं कि कहा जाता है कि ग़ज़वा उहद में शायद एक तलवार का इस्तेमाल हुआ था, जिसे ज़ुल्फ़िकार कहा जाता है। तो वो भी हमारे खित्ता सिंध से बन के यहाँ के ट्राइब्स ने उसे बनाया था, वहाँ से बन के फिर वो अ, ग़ज़वा उहद में यूज़ हुई थी, इस्तेमाल उसका किया गया था। तो ये भी एग्ज़ाम्पल देते हैं कि इससे पहले तब तक ग्लोबलाइज़ेशन जो है वो उसका प्रोसेस जो है कि वो स्टार्ट हो चुका था वहाँ पे। इसके अलावा जो और अगर आप एग्ज़ाम्पल इसकी देखते हैं, तो कुछ स्कॉलर इस बारे में लिखते हैं कि जब आपने देखा होगा कि इहराम मिस्र में, जो मिस्र में जो फ़िरौन की जो ममीज़ होती हैं, जिसे इजिप्शियन ममीज़ भी कहते हैं। जो इजिप्शियन ममीज़ होती हैं, उनको एक ख़ास किस्म के सफ़ेद कपड़े में लिहाफ में लपेट के उनकी कब्रों में रखा जाता है, जिसे इहराम मिस्र बोला जाता है। तो उसके बारे में कुछ स्कॉलर्स लिखते हैं, कुछ हिस्टोरियंस लिखते हैं कि वो जो कपड़ा था, वो हमारा सिंध में एक इलाका है केटी बंदर का, वहाँ पे एक कारखाने होते थे कपड़ों के, सफ़ेद कपड़ा वहाँ पे बनाया जाता था। तो वो कपड़ा वहाँ से मिस्र में लेके जाया जाता था, जहाँ पे उनकी जो इजिप्शियन मम्मीज़ होती थी, उनको प्रिज़र्व करके वहाँ पे उनको दफ़नाया जाता था। तो वो भी एग्ज़ाम्पल उसमें दी जाती है कि वो पाकिस्तान से कपड़ा बन के, जो अब मौजूदा पाकिस्तान है, इस खित्ते से बन के कपड़ा और फिर वहाँ से आगे मिस्र तक जाना, सफ़र करना, ट्रेडर्स का आपस में ये रिलेशंस जो हम बता रहे हैं कि ग्लोबलाइज़ेशन का जो एक स्टार्ट है, वो बहुत पहले हो चुका था। तो इस तरह से सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल पे डिपेंड करते हुए कह देना कि शायद तब से ग्लोबलाइज़ेशन का स्टार्ट हुआ है,
ये शायद मुनासिब नहीं होगा क्योंकि इसमें इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स के दरमियान में, राइटर्स के दरमियान में। हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी पुराना इसमें है। और सेकंड एक और बात है, अगर हम बात करते हैं कि ग्लोबलाइज़ेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, कि जिस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस आगे-आगे बढ़ता गया, उस तरह से ही ग्लोबलाइज़ेशन भी आगे-आगे बढ़ती गई। या कह सकते हैं कि जिस तरह ग्लोबलाइज़ेशन आगे-आगे बढ़ती गई, उसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो भी डेवलप होता गया। क्योंकि अगर आप बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस, पहले सिर्फ रिलेशंस पे आप लोग फ़ोकस करें, तो पहले लोग गारों में रहते थे, ट्राइब्स में रहते थे। ठीक है? उनके दरमियान भी आप में आपस में रिलेशंस होते थे। वो बार्टर सिस्टम पे चलते थे। कुछ अजनास दे दी किसी दूसरी ट्राइब को, उनसे उसके बदले में कुछ ले लिया, क्योंकि करेंसी तो उस टाइम पे एग्ज़िस्ट नहीं करती थी। ठीक है? और उसके बाद फिर थोड़ा-सा आगे हम लोग जाएँ तो वो ट्राइब्स जो थे वो केव्स से निकल के फिर सेटलमेंट्स बनाने शुरू की उन्होंने। सेटलमेंट्स क्या हैं, झोंपड़ियाँ बनानी शुरू की हैं, कुछ इस तरह से छोटे-मोटे घर बनाने शुरू किए। और वहाँ से उन्होंने बाकायदा एग्रीकल्चर का जो है वो प्रोसेस शुरू किया, वहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ज़मीनों को इस्तेमाल करना शुरू किया। हम कह सकते हैं कि वहाँ से वो फिर स्टार्ट हुए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, फिर वो लोग एक अर्बनाइज़्ड अ सिस्टम में रहना शुरू उन्होंने किया। जिस तरह के फिर आप देखते हैं कि सिटी स्टेट सिस्टम आता है। पहले केव्स में रहते थे ट्राइब्स की सूरत में, उसके बाद फिर सेटलमेंट्स में आए, सेटलमेंट से फिर थोड़े अर्बनाइज़्ड हुए तो वो सिटी स्टेट में आए। जिस तरह के आपने नाम सुना होगा कि रोमन सिटी स्टेट्स भी नहीं है, और फिर ग्रीक सिटी स्टेट्स के बारे में ज़्यादा पढ़ा और समझा जाता है उसके बारे में कि ग्रीक सिटी स्टेट जहाँ से अरिस्टोटल, प्लेटो और ये स्कॉलर्स वहाँ से निकले हैं, ठीक है? तो वहाँ से ये सिस्टम शुरू होता है और उसके बाद फिर जिस मौजूदा दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, ग्लोबलाइज़ेशन के जिस नहज में हम लोग अब पहुँच चुके हैं, जिस सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं, उसे कहते हैं कि ये नेशन स्टेट सिस्टम है। हम अब रह रहे हैं जिस सिस्टम में दुनिया के, जिस तरह हमारी कंट्रीज़ हैं, जहाँ जिन ममालिक में हम रह रहे हैं, तो इन्हें कहा जाता है कि ये नेशन स्टेट सिस्टम है। इसके अलावा जो और अगर आप एग्ज़ाम्पल इसकी देखते हैं, तो कुछ स्कॉलर इस बारे में लिखते हैं कि जब आपने देखा होगा कि इहराम मिस्र में, तो मिस्र में जो फ़िरौन की जो मम्मीज़ होती हैं, जिसे इजिप्शियन मम्मीज़ भी कहते हैं। जो इजिप्शियन मम्मीज़ होती हैं, उनको एक ख़ास किस्म के सफ़ेद कपड़े में लिहाफ में लपेट के उनकी कब्रों में रखा जाता है, जिसे इहराम मिस्र बोला जाता है। तो उसके बारे में कुछ स्कॉलर्स लिखते हैं, कुछ हिस्टोरियंस लिखते हैं कि वो जो कपड़ा था, वो हमारा सिंध में एक इलाका है केटी बंदर का, वहाँ पे एक कारखाने होते थे कपड़ों के, सफ़ेद कपड़ा वहाँ पे बनाया जाता था। तो वो कपड़ा वहाँ से मिस्र में लेके जाया जाता था, जहाँ पे उनकी जो इजिप्शियन मम्मीज़ होती थी, उनको प्रिज़र्व करके वहाँ पे उनको दफ़नाया जाता था। तो वो भी एग्ज़ाम्पल उसमें दी जाती है कि वो पाकिस्तान से कपड़ा बन के, जो अब मौजूदा पाकिस्तान है, इस खित्ते से बन के कपड़ा और फिर वहाँ से आगे मिस्र तक जाना, सफ़र करना, ट्रेडर्स का आपस में ये रिलेशंस जो हम बता रहे हैं कि ग्लोबलाइज़ेशन का जो एक स्टार्ट है, वो बहुत पहले हो चुका था। तो इस तरह से सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल पे डिपेंड करते हुए कह देना कि शायद तब से ग्लोबलाइज़ेशन का स्टार्ट हुआ है, ये शायद मुनासिब नहीं होगा क्योंकि इसमें इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स के दरमियान में, राइटर्स के दरमियान में। तो हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी पुराना इसमें है। और सेकंड एक और बात है, अगर हम बात करते हैं कि ग्लोबलाइज़ेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। कि जिस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस आगे-आगे बढ़ता गया, उस तरह से ही ग्लोबलाइज़ेशन भी आगे-आगे बढ़ती गई। या कह सकते हैं कि जिस तरह ग्लोबलाइज़ेशन आगे-आगे बढ़ती गई, उसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो भी डेवलप होता गया। क्योंकि अगर आप बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस, पहले सिर्फ रिलेशंस पे आप लोग फ़ोकस करें, तो पहले लोग गारों में रहते थे, ट्राइब्स में रहते थे, ठीक है? उनके दरमियान भी आप में आपस में रिलेशंस होते थे। वो बार्टर सिस्टम पे चलते थे। कुछ अजनास दे दी किसी दूसरी ट्राइब को, उनसे उसके बदले में कुछ ले लिया, क्योंकि करेंसी तो उस टाइम पे एग्ज़िस्ट नहीं करती थी, ठीक है? और उसके बाद फिर थोड़ा-सा आगे हम लोग जाएँ तो वो ट्राइब्स जो थे वो केव्स से निकल के फिर सेटलमेंट्स बनाने शुरू की उन्होंने। सेटलमेंट्स क्या हैं, झोंपड़ियाँ बनानी शुरू की हैं, कुछ इस तरह से छोटे-मोटे घर बनाने शुरू किए और वहाँ से उन्होंने बाकायदा एग्रीकल्चर का जो है वो प्रोसेस शुरू किया, वहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ज़मीनों को इस्तेमाल करना शुरू किया। हम कह सकते हैं कि वहाँ से वो फिर स्टार्ट हुए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, फिर वो लोग एक अर्बनाइज़्ड अ सिस्टम में रहना शुरू उन्होंने किया। जिस तरह के फिर आप देखते हैं कि सिटी स्टेट सिस्टम आता है। पहले केव्स में रहते थे ट्राइब्स की सूरत में, उसके बाद फिर सेटलमेंट्स में आए, सेटलमेंट से फिर थोड़े अर्बनाइज़्ड हुए तो वो सिटी स्टेट में आए। जिस तरह के आपने नाम सुना होगा कि
रोमन सिटी स्टेट्स भी नहीं है और फिर ग्रीक सिटी स्टेट्स के बारे में ज़्यादा पढ़ा और समझा जाता है उसके बारे में कि ग्रीक सिटी स्टेट जहाँ से अरिस्टोटल, प्लेटो और ये स्कॉलर्स वहाँ से निकले हैं, ठीक है? तो वहाँ से ये सिस्टम शुरू होता है और उसके बाद फिर जिस मौजूदा दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, ग्लोबलाइज़ेशन के जिस नहज में हम लोग अब पहुँच चुके हैं, जिस सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं, उसे कहते हैं कि ये नेशन स्टेट सिस्टम है। हम अब रह रहे हैं जिस सिस्टम में दुनिया के जिस तरह हमारी कंट्रीज़ हैं, जहाँ जिन ममालिक में हम रह रहे हैं, तो इन्हें कहा जाता है कि ये नेशन स्टेट सिस्टम है। यानी कि हम लोग ट्राइब से शुरू हुए, सेटलमेंट्स में आए, फिर उसके बाद एक इम्पीरियलिज़्म भी आता है उसमें, फिर उसके बाद नेशन स्टेट्स हम कहाँ से स्टार्ट होते हैं, पहले केव्स में, फिर ट्राइब्स में रह पहले केव्स में, ट्राइब्स में रहते थे, फिर उसके बाद हम लोग सेटलमेंट्स में आए, सेटलमेंट से बाद फिर हम लोग सिटी स्टेट में आए, सिटी स्टेट से अब जिस निज़ाम में हुकूमत में या एक स्टेट्स के निज़ाम में हम लोग रह रहे हैं, उसे कहते हैं नेशन स्टेट सिस्टम। लेकिन समझने की बात ये है कि हम अभी भी शायद ये इसका इख्तिताम नहीं है ग्लोबलाइज़ेशन का, इससे आगे भी और चीज़ें डेवलप हो रही हैं, आगे से आगे जा रही हैं। एक स्कॉलर हैं एक जगह पे वो लिखते हैं कि अब दुनिया शायद नेशन स्टेट सिस्टम से भी आगे की एक सीढ़ी पर पहुँचने जा रही है, जिसको वो एक्सटेंडेड सिविल नेशनलिज़्म का नाम देते हैं या फिर उसे हम लोग कह सकते हैं कि पोस्ट नेशनलिज़्म का नाम उसे दे सकते हैं। ये नाम वो उन्हें देते हैं, वो किस सूरत में हो सकती है? वो कहते हैं कि उसकी सूरत एक इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस में तरह की एक सूरत लेके एक सिस्टम एक शक्ल लेके आ रहा है यूरोपीय यूनियन की सूरत में आ रहा है। कि उनकी एक कंबाइंड पार्लियामेंट है, उनमें उनके मेंबर्स मुख्तलिफ ममालिक के बैठते हैं, कॉमन करेंसी है उनकी। फिर एग्रीमेंट्स वो जो करते हैं, वो मिलके एक कंसेंसस के साथ वो एग्रीमेंट्स करते हैं उसमें अपनी यूरोपियन पार्लियामेंट में। तो कह सकते हैं कि कुछ स्कॉलर्स जो इस बारे में लिखते हैं कि दुनिया शायद अब नेशन स्टेट से भी आगे के एक सिस्टम में जा रही है, जिसे एक्सटेंडेड सिविल नेशनलिज्म कहा जा सकता है। जी, तो अगर हम आईआर और ग्लोबलाइज़ेशन के आपस के रिलेशंस को के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अगर हमने अगर हम आईआर ग्लोबलाइज़ेशन के आपस के रिलेशंस को बयान कर रहे हैं, तो अगर आप बहुत ही सिंपली अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें ग्लोबलाइज़ेशन को, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जिसमें से एक डेफिनेशन आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि globalization is a regular interaction between similar and diverse entities in the world. इंटरनेशनल रिलेशंस में ग्लोबलाइजेशन क्या है कि जिसमें डाइवर्स और सिमिलर एंटिटीज के दरमियान में रिलेशनशिप होता है। अब इसमें जो पॉइंट समझने का है कि इसमें सिमिलर एंटिटीज कौन सी हैं और डाइवर्स एंटिटीज कौन सी हैं। सिमिलर एंटिटीज जो हैं वो आपकी स्टेट्स हैं, क्योंकि उनके स्टेट्स के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सेम होते हैं उसमें, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं कि डाइवर्स एंटिटीज़ कौन-सी हैं? डाइवर्स एंटिटीज़ में आपको नॉन स्टेट एक्टर्स, मुख्तलिफ ऑर्गनाइज़ेशंस जो हैं वो इसमें शामिल हो जाएँगे। एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग देखना चाहें तो कि जब रिलेशंस का स्टार्ट हुआ इनिशियल स्टेजेस पे इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो वो रिलेशंस सिर्फ़ होते थे स्टेट्स के दरमियान में। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्लोबलाइज़ेशन के साथ-साथ दुनिया में स्टेट्स के अलावा भी और एक्टर्स जो हैं वो सामने आए हैं। जिस तरह के रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन हैं, एमएनसीज़ हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। अब अ, जिस तरह से तालिबान आए, ये मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के ग्रुप्स आए हैं, प्रेशर ग्रुप्स आ गए हैं दुनिया में। फिर स्टेट्स से बातचीत करने के अलावा उनसे अब स्टेट्स को स्टेट के साथ तो बातचीत करनी है, उनको एंगेज करना है, लेकिन उसके साथ-साथ उन्हें फिर नॉन स्टेट एक्टर्स को भी एंगेज करना पड़ता है, या आप कह सकते हैं कि जो डाइवर्स एंटिटीज़ हैं, उनसे भी एंगेज करना पड़ता है उन्हें आपस में ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ। अब अगर हम देखें अपने पाकिस्तान के हवाले से देखें या कोई दूसरी स्टेट्स के हवाले से बात करें, हमें स्टेट्स के साथ भी रिलेशंस रखने हैं, हमें आईएमएफ के साथ भी रखने हैं, यूनाइटेड नेशंस के साथ भी रखने हैं, डब्ल्यूएचओ के साथ भी रखने हैं, डब्ल्यूटीओ के साथ भी रखने हैं। तो ये जो हमारे रिलेशंस स्टेट्स के अलावा ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ होंगे, तो ये हमारे रिलेशंस होंगे डाइवर्स एंटिटीज़ के साथ। यानी कि हमें अब इंटरनेशनल रिलेशंस के इस नहज पे, जब हम ग्लोबलाइज़ेशन की इस नहज पे हैं, तो तो इस नहज पे हमें सिमिलर एंटिटीज़ यानी स्टेट्स के साथ भी रिलेशंस को बढ़ाना है, एंगेज करना है उन्हें भी, और इसके साथ-साथ डाइवर्स एंटिटीज़ यानी कि जो आपकी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उनके साथ भी स्टेट्स को एंगेज रखना होता है। तो इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशंस की हवाले से अगर बात करें, तो ग्लोबलाइज़ेशन इंटरैक्शन है स्टेट्स सिमिलर और डाइवर्स एंटिटीज़ के साथ, ठीक है? इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके आगे अगर हम लोग चलें,
कि इंटरनेशनल रिलेशंस की जब हम बात करते हैं कि हम लोगों को डाइवर्स एंटिटीज़ के साथ भी एंगेज करना होता है खुद को। तो इसमें इकोनॉमी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर कहा जाता है, क्योंकि ग्लोबलाइज़ेशन में इकोनॉमी का फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमीज़ एक्सपैंड कर रही हैं, इकोनॉमीज़ से ही इंटरडिपेंडेंस जो है वो बढ़ रही है स्टेट्स के दरमियान में। तो इसमें एक चीज़ जो है कि इसमें 2 मुख्तलिफ आप पॉइंट्स देख सकते हैं कि एक ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ प्रोडक्ट्स होती है और एक ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ मार्केट्स होती है। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में अगर आप ग्लोबलाइज़ेशन को देखते हैं, कि ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ जो मार्केट है उसमें ये है कि मार्केट के दरमियान में एमओयूज़ होते हैं, 2 मुख्तलिफ जो कंपनीज़ है 2 मुख्तलिफ स्टेट्स की, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की वो आपस में मिलके काम करती हैं, एमओयू साइन होते हैं, एग्रीमेंट साइन होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होती है उनकी आपस में। मतलब पाकिस्तान की कोई कंपनी है, वो किसी और स्टेट की कंपनी के साथ काम कर रही है मिलके, तो वो इकोनॉमी उनके दरमियान में एक इंटीग्रेशन होगी, इंटरडिपेंडेंस होगी, ठीक है? 2 मुख्तलिफ कंपनीज़ काम कर रही हैं, तो ये जो आपस में कंपनीज़ में, मार्केट्स में अगर इंटरडिपेंडेंस होती है, वो एक्सपैंड करते हैं बिज़नेस को मिलके काम करते हैं, उसे हम कह देते हैं कि वो ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ मार्केट्स है। अब ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है? अब ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है? ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ये है कि जब मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर इस तरह आप देख सकते हैं, आप आईफ़ोन खरीदते हैं, आईफ़ोन को अगर आप देखें तो उसमें चिप किसी और कंट्री की बनी होगी, उसका मेन केस किसी और कंट्री से बन के आया होगा, उसका जो सेंसर है वो किसी और मुल्क से बना होगा, उसकी जो मेमोरी है वो किसी और से बनी होगी, लेकिन फिर किसी और जगह पे वो जाके असेंबल होंगे। यानी कि जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उसके मुख्तलिफ ममालिक से बन के आते हैं, फिर किसी और मुल्क में जाके वो असेंबल होते हैं, फिर आप तक वो पहुँचते हैं। तो ये एक ही चीज़ में लगी मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो कहीं और से बन के आ रही हैं, ठीक है? तो इसे हम कह देते हैं कि ये ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है, यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं मुख्तलिफ ममालिक से बन के आ रही हैं। तो ये ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा। ये डिफरेंस है ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ मार्केट में और ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ प्रोडक्ट में। ठीक है? इसे हम लोग कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस चीज़ को लेके। अगर हम इसकी उसके बाद हम अगर ग्लोबलाइज़ेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए एक अ, जगह पे कोट किया जाता है, कोफी अन्नान जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस भी रह चुके हैं। उसके बारे में वो कहते हैं कि इट हैज़ बीन सेड दैट आर्गुइंग अगेंस्ट ग्लोबलाइज़ेशन इज़ लाइक आर्गुइंग अगेंस्ट द लॉज़ ऑफ ग्रेविटी। वो कहते हैं कि अगर आप ग्लोबलाइज़ेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो कानूनी है कशिश शकल की उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए ये बात वो कर रहे हैं कॉफ़ी अन्नान। अब कशिश शकल और आप सोच रहे हैं कि कशिश शकल और ग्लोबलाइज़ेशन का आपस में क्या मेल है? क्या रिलेशन है इसका आपस में? इसको समझने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आप लोग देखते हैं तो स्टेट्स को 2 तरह की कैटेगरीज़ में कैटेगराइज़ किया गया है आप देखिए। एक स्टेट्स वो हैं जिन्हें कोर स्टेट्स कहा जाता है, एक वो हैं जिन्हें पेरिफेरल स्टेट्स कहा जाता है। अब कोर स्टेट्स वो हैं जो बड़ी स्टेट्स हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं इकोनॉमिकली भी और हर तरह से। कोर स्टेट्स हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं कि चाइना आ सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स आ सकता है, ब्रिटेन आ सकता है, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ये जो बड़ी स्टेट्स हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं, ये कोर स्टेट्स होंगी, ठीक है? और ये सेंटर में है। अब पेरिफेरी स्टेट्स कौन-सी हैं कि जो कम अ, अब पेरिफेरी स्टेट्स कौन-सी हैं कि जो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं? जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान हो गया है, बांग्लादेश हो गया या और बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो पेरिफेरी स्टेट्स में आती हैं। अब इसमें ये है कि जो कोर स्टेट्स होती हैं वो पेरिफेरी स्टेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। हम लोग उन स्टेट्स की तरफ स्ट्रॉन्ग जो स्टेट्स होती हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं हम लोग उन स्टेट्स की तरफ। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उनसे अपने जो होते हैं मफ़ादात होते हैं हमें, हमें उनसे लोन्स चाहिए, हमें इमदाद चाहिए उनसे, ठीक है? ये और बहुत सारे मफ़ादात होते हैं जो छोटी स्टेट्स होती हैं वो हमसे लेना चाहेंगे। और उनका क्या होता है? वो हमें इमदाद दे के, हमें पैसे दे के, हमें मुराद दे के, उसके बदले में वो हमसे बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करवाती हैं, बहुत से काम लिए जाते हैं, जो दूसरी छोटी स्टेट्स होती हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि वो अट्रैक्ट करती हैं कोर स्टेट्स, पेरिफेरी स्टेट्स को और हम अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि दोनों तरफ के मुफ़ादात होते हैं, हमें अपने होते हैं और उनको अपने होते हैं। तो ये वो स्टेट्स अपनी तरफ हमें अट्रैक्ट करती हैं। इसी तरह अगर आप इसकी साइंस के साथ जोड़ के अगर देखें, जिस तरह से वो पेरिफेरी और कोर स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है, कि जो सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, वो चीज़ों को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है।
लगता है, जो लॉज़ ऑफ ग्रेविटेशन अगर आप उसे पढ़ते हैं तो। तो इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस में जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो होता है कोर स्टेट्स, जो पेरिफेरी स्टेट्स को अपनी तरफ खींचती हैं, ठीक है? तो ये इसलिए शायद कॉफी अन्नान ने इस चीज़ को एग्ज़ेम्प्लीफाई किया है यहाँ पे अपनी इस कोटेशन में। तो इसलिए आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में या ग्लोबलाइज़ेशन की अगर हम बात करेंगे ग्लोबलाइज़ेशन की बात करें तो इसमें बेसिकली 3 किस्म के व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। जो ग्लोबलाइज़ेशन की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी ग्लोबलाइज़ेशन ही सबसे बेहतर चीज़ है, इससे दुनिया में अमन आ सकता है, इसमें दुनिया एक्सपैंड करती है, तरक्की आ सकती है इससे दुनिया में। फिर दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो डी-ग्लोबलाइज़ेशन वाले हैं, जो कहते हैं कि नहीं जी, ग्लोबलाइज़ेशन तो कोई चीज़ नहीं है, दुनिया तो डी-ग्लोबलाइज़ हो रही है, ग्लोबलाइज़ेशन खत्म हो रही है, दुनिया अब ग्लोबलाइज़ेशन से रीजनलिज़्म की तरफ आ रही है या उनका फ़ोकस जो है वो अपनी स्टेट्स पे ज़्यादा होता जा रहा है। अब ग्लोबलाइज़ेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आउटडेटेड हो गया, अब नई ग्लोबलाइज़ेशन की तरफ दुनिया जा रही है, वो उस तरह की बातें करते हैं। फिर एक तीसरा व्यू आता है इसमें री-ग्लोबलाइज़ेशन का। इसमें जो इसको सपोर्ट करते हैं, इस ओपिनियन को, वो कहते हैं कि नहीं, ग्लोबलाइज़ेशन जो है वो कभी खत्म हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। कि जिस नहज पे हम लोग पहुँच गए हैं, वहाँ से ग्लोबलाइज़ेशन खत्म कभी हो ही नहीं सकती। इसकी एग्ज़ाम्पल अगर आप हम लोग देखते हैं, तो मिसाल के तौर पर हम लोग मुस्लिम्स हैं, हम लोग हर साल हज करने के लिए जाते हैं, उम्रा के लिए यहाँ से लोग जाते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि लोग जाना बंद कर देंगे? डेफ़िनिटली नॉट। लोग जाना बंद नहीं करेंगे। जब लोग दूसरी सोसाइटीज़ में या दूसरी स्टेट्स में जाना बंद नहीं कर सकते हैं, तो ग्लोबलाइज़ेशन का ये जो प्रोसेस है, कभी रुक नहीं सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ों वो वापस नहीं आ सकते यहाँ पे उस तरह से, ठीक है? तो ये प्रोसेस जो है ग्लोबलाइज़ेशन का, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो 3 ओपिनियंस हैं ग्लोबलाइज़ेशन वाले, दूसरा डी-ग्लोबलाइज़ेशन वाले जो कहते हैं कि ग्लोबलाइज़ेशन जो वो खत्म हो रही है, और तीसरे री-ग्लोबलाइज़ेशन वाले हैं जो कहते हैं कि ग्लोबलाइज़ेशन कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है, इसमें कुछ चेंजेज़ आ सकती हैं, ग्लोबलाइज़ेशन के कॉन्सेप्ट में कुछ चेंजेज़ आ सकती हैं, लेकिन ये खत्म ग्लोबलाइज़ेशन कभी भी नहीं हो सकता है। इसको इस तरह से डिफाइन आप कर सकते हैं। फिर हम आते हैं कि 3 किस्म के स्कूल ऑफ थॉट जो इसमें आप देखते हैं, आपको मिलेंगे ग्लोबलाइज़ेशन के हवाले से। जो है हाइपर ग्लोबलिस्ट पर्सपेक्टिव वाले हैं, और दूसरे हैं स्केप्टिकल पर्सपेक्टिव वाले, एंड थर्ड वन जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो रखते हैं ग्लोबलाइज़ेशन के हवाले से। अब जो हाइपर ग्लोबलिस्ट हैं, उनका स्टांस क्या है? वो कहते हैं कि ग्लोबलाइज़ेशन ही सब कुछ है। ये वर्ल्ड पीस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दुनिया में अमन ला सकती है, ये दुनिया में तरक्की लेके आ सकती है। इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है कि जो दुनिया में वर्ल्ड पीस जो दुनिया में अमन ला सकता है, जो दुनिया में गुर्बत को ख़त्म कर सकता है। ये उनका स्टांस है हाइपर ग्लोबलिस्ट वालों का। लेकिन इसके साथ ही फिर एक और स्कूल ऑफ थॉट जिसकी हमने बात की है कि वो स्केप्टिकल ग्लोबलाइज़ेशन का जो पर्सपेक्टिव रखते हैं। वो कहते हैं कि जी ग्लोबलाइज़ेशन एक मिथ है, इसमें रियलिटी नहीं है, ग्लोबलाइज़ेशन कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि वो उनका पर्सपेक्टिव ये है कि जो ग्लोबलाइज़ेशन है, वो दुनिया में अमन कभी ला ही नहीं सकती है। उसमें एक ख़ास सिस्टम को या एक ख़ास ओपिनियन को आप पे इम्पोज़ करने की कोशिश की जाती है। इसकी मिसाल वो इस तरह से देते हैं कि डेमोक्रेसी हर स्टेट के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी को आप पर इम्पोज़ किया जा रहा है बड़ी स्टेट्स की तरफ से। एक वेस्टर्न कल्चर को दूसरी स्टेट्स पे इम्पोज़ किया जा रहा है उसमें। एक ख़ास किस्म के सरमायादाराना जो निज़ाम है, जिसे कैपिटलिज़्म कहते हैं, वो आप पे इम्पोज़ किया जा रहा है, हालाँकि वो हर स्टेट के लिए सूटेबल नहीं हो सकता है। ख़ास किस्म के जो नॉर्म्स हैं, वो आप पर मुसल्लत किए जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ग्लोबलाइज़ेशन एक मिथ है, ये सूटेबल नहीं है दुनिया के लिए, और ये इस तरह से ग्लोबलाइज़ेशन के मुताबिक हर कंट्री काम नहीं कर सकती है। सो इस तरह का नहीं है। फिर वो दूसरी बात उसमें ये करते हैं, जो स्केप्टिकल ग्लोबलाइज़ेशन वाले हैं, वो एक बात इसके बारे में करते हैं कि ये दुनिया से गुर्बत को ख़त्म नहीं कर सकती, बल्कि दुनिया को अ, ये दुनिया में गुर्बत को ख़त्म नहीं कर सकती, बल्कि दुनिया में गुर्बत को और बढ़ा रही है। स्केप्टिकल ग्लोबलाइज़ेशन वालों का ये स्टांस है। वो कहते हैं कि इससे ब्रेन ड्रेन हो रही है। जो पढ़े-लिखे लोग हैं आपकी स्टेट के, वो दूसरी ममालिक में जा रहे हैं जॉब्स के लिए, काम के लिए। तो आपका जो मुल्क है, वो ब्रेन ड्रेन हो रही है यहाँ से, जो आपका टैलेंट है। तो वो ये कहते हैं कि इससे तरक्की नहीं आ सकती, बल्कि उन ममालिक में मज़ीद गुर्बत का बायस बन सकती है। फिर वो कह रहे हैं कि ये आपकी ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर रही है, जो ग्लोबलाइज़ेशन है। अब आपका जो
जो काम लोग खुद से मैनुअली कर रहे थे, अब वो काम मशीनें करेंगी, रोबोट्स करेंगे। तो ये चीज़ें जो है इस तरह की एडवांसमेंट है वो ह्यूमन लेबर को ख़त्म कर रही हैं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को लेके आएँगी इस वहाँ पे, गुर्बत को बढ़ाएँगी आपके स्टेट्स में, आपके ममालिक में। तो ये उनका एक पर्सपेक्टिव है। और तीसरा पर्सपेक्टिव जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट है। जो ये फिर तीसरा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव रखती हैं। वो एक मॉडरेट काइंड ऑफ व्यू रखते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, एक फैक्टर हो सकता है ग्लोबलाइज़ेशन का दुनिया में अमन के लिए या दुनिया में बेहतरी लाने के लिए, लेकिन ये ओनली फैक्टर नहीं है। ये एक ही फैक्टर नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू दुनिया में अमन लाया जा सकता है, दुनिया में बेहतरी लाई जा सकती है। तो वो ना तो इसको नेगेट करते हैं ग्लोबलाइज़ेशन को, ना पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, वो एक मॉडरेट काइंड ऑफ व्यू रखती हैं जो ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट हैं। और आखिर में कि शायद अभी ग्लोबलाइज़ेशन का एंड नहीं है, बहुत आगे दुनिया ने जाना है। अभी ग्लोबलाइज़ेशन में और डेवलपमेंट होंगी इस हवाले से, इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होंगी।